नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में है केंद्र सरकार। 24-25 जून को बुला सकती है सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व में लखनऊ पहुंचेगा बीजेपी का केंद्रीय दस्ता। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बीच तीसरी लहर आने की आशंका, स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे रहे सतर्क रहने की सलाह। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का दावा, 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल कर लिए जाएंगे। ओवैसी ने ट्वीट करके यूपीए जैसे कठोर कानून बनाने को लेकर पी चिदम्बरम की आलोचना, कहा आपने ही UAPA में संशोधन किया। और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का किया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। केंद्र सरकार ये बैठक 24 से 25 जून तक बुलाने पर विचार कर रही है। अगस्त 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से यह केंद्र की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ पहली सर्वदलीय बैठक होगी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में केंद्र सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत अन्य पार्टियों के नेताओं को बुला सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फीडबैक लिए जाने के एक हफ्ते के बाद केंद्रीय बीजेपी नेताओं की एक 2 दिवसीय टीम लखनऊ के लिए रवाना होगी। कहा जा रहा है कि केंद्र के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर विधानसभा चुनाव में ढील नहीं देने वाली है। दूसरी तरफ यूपी पंचायत चुनाव में सपा की बढ़त के बाद यह चिंता और भी गहरा गई है। खबरों के मुताबिक सोमवार से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वह राज्य सरकार और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा है कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल कर लिए जाएंगे। फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान प्राप्त करने की समय सीमा के बारे में एक संवाददाता द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राफेल को शामिल करने की योजना पर वायुसेना का लक्ष्य निश्चित है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 60,753 नए मामले आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,79,23,586 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7,60,019 हो गई है, जो 74 दिनों में सबसे कम है। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस संबंध में आगाह किया है कि इस वैश्विक महामारी की तीसरी लहर देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है और इसकी वजह है भीड़। उन्होंने कहा कि लोग इकट्ठा होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने में वक्त लगेगा, पर यह 6 से 8 हफ्तों में हो सकता है या हो सकता है कि इसमें थोड़ा और वक्त लगे। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसे लेकर अभी से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसको लेकर खबरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इसका जवाब आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत का चिकित्सीय ढांचा पूरी तरह से सुसज्जित है और संभावित तीसरी कोविड-19 लहर का सामना करने के लिए तैयार है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्केल में आज हम स्केल करने वाले हैं बर्तन धोने वाले और सड़क पर सोने वाले महान एथलीट मिल्खा सिंह कैसे बने फ्लाइंग सिंह। फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह
91 साल के थे। उन्होंने चंडीगढ़ के PGIMER में अंतिम सांसें ली। वे पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। वे देश के सबसे मशहूर एथलीट रहे हैं। 1929 में अविभाजित भारत में जन्मे मिल्खा सिंह की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। वे ऐसे शख्स थे जो देश के विभाजन के दौरान हुए दंगों में बाल बाल बच गए। उनके परिवार के कई सदस्यों को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। वे ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़े गए और उन्हें जेल की सजा भी हुई। उन्होंने 1 गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने बर्तन धोए और सड़कों पर रातें भी बिताई और बाद में भारत का सबसे महान एथलीट बना। तो ऐसी जीवटता से भरी है मिल्खा सिंह की कहानी। चलिए जानते हैं कि क्यों मिल्खा सिंह को विजय लक्ष्मी पंडित ने गले से लगा लिया था। मिल्खा सिंह ने तमाम अड़चनों के बीच खुद की अपनी तकदीर लिखी। उन्हें पहली बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई जब कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मैकलम स्पेस को 440 गज की दौड़ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने मिल्खा सिंह के गले में स्वर्ण पदक पहनाया और उन्होंने भारतीय झंडे को ऊपर जाते देखा तो उनकी आंखों में आंसू बह निकले। तभी उनके पास भागी भागी ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित आई और उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद भी दिया और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भिजवाया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आप इनाम में क्या लेना चाहेंगे। तब मिल्खा सिंह ने अपनी जीत की खुशी में पूरे भारत में छुट्टी कर देने की मांग की थी। वादे के मुताबिक जिस दिन मिल्खा सिंह भारत पहुंचे, पंडित नेहरू ने अपना वादा निभाया और पूरे देश में छुट्टी घोषित की। और क्या है मिल्खा सिंह की फ्लाइंग सिख बनने की पीछे की कहानी। 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से न्योता आया कि वह भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले। इससे पहले टोक्यो में एशियन गेम्स में उन्होंने पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को फोटो फिनिश में 200 मीटर की दौड़ में हराया था, जिसके बाद पाकिस्तान चाहता था कि दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की जमीन पर हो। पंडित नेहरू के कहने पर मिल्खा पाकिस्तान गए। लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा ने दौड़ना शुरू किया। दर्शक पाकिस्तान खालिक जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने से पहले मिल्खा ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए। मिल्खा ने जब टेप को छुआ तो वह खालिक से करीब 10 गज आगे थे और उनका समय था 20.7 सेकेंड। ये तब के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी थी। दौड़ के बाद मिल्खा ने विक्ट्री लैप लगाया। मिल्खा को पदक देते समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। आजाद भारत के महान खिलाड़ियों में शुमार मिल्खा सिंह इस जहां को छोड़कर एक असीम उड़ान पर निकल चुके हैं। लेकिन मिल्खा सिंह का सफर यही नहीं थमा। 1960 में वे ओलंपिक में पदक जीतने से महज 1 सेकंड से चूक गए थे। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेमों में भी गोल्ड मेडल जीता। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अब भारत में भी उठने लगी है मिल्खा सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने की बात। मिल्खा सिंह के निधन के बाद लोग सदमे में हैं और ट्विटर पर आज मिल्खा सिंह ट्रेंड कर रहा है और लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। कारोबारी सुहेल सेठ ने कहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मिल्खा सिंह खिलाड़ी बनने के लिए हर मुश्किल को पार किया है। अरबों भारतीय के वो प्रेरणा स्रोत है। सिंह और उनका परिवार भारत के प्रतीक है। मिल्खा सिंह भारत रत्न पाने के हकदार थे क्योंकि वास्तव में वे देश के रत्न थे। वहीं मालवार कुमार के हैंडल से कहा गया है कि थोड़ी अलग मांग रखता हूँ। भारत रत्न मिल्खा सिंह का हक है। वो मेजर ध्यानचंद समेत देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जैसे शख्सियतों ने मिल्खा सिंह के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। मिल्खा सिंह को RAD न्यूज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 2.87 करोड़ से अधिक खुराक अब भी मौजूद है तथा उन्हें अगले 3 दिनों में 52.26 लाख से अधिक खुराक और मिल जाएंगी। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के जरिए और केंद्र की ओर से मुफ्त मुहैया कराई गई खुराकों के जरिए कुल 28 करोड़ 50 लाख 99,130 खुराक मुहैया कराई गई है, जिसमें से 25 करोड़ 63 लाख 28,045 खुराक की खपत हो चुकी है। इनमें बर्बाद हुई खुराक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 2 करोड़ 87 लाख 71,085 खुराक है। इसके अलावा 52 लाख 26,440 से अधिक खुराक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी 3 दिन में मुहैया कराई जाएंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े UAPA मामले में पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत मिलने पर जब देश के पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम ने उनके साहस की प्रशंसा की तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिदम्बरम को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने ट्वीट करके UAPA जैसे कठोर कानून बनाने को लेकर भी चिदम्बरम की आलोचना की है। ओवैसी ने 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, केवल 3 निरर्थक ट्वीट, जो जरूरी चीज है उस पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। P चिदम्बरम जादुई शब्द बोलिए UAPA। आपने ही UAPA में संशोधन किया जिससे अनगिनत मुसलमानों और आदिवासियों की जिंदगियां तबाह हुई। मानसून की रफ्तार ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पहुंच रहा है। मौजूदा ताजा स्थिति में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर से मजबूत होते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली को मानसूनी बरसात के लिए अभी इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में मानसूनी हवाएं 27 जून तक आने की उम्मीद है। और अब रुक करते हैं देश के बाहर की खबरों की ओर। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के कट्टर समर्थक एवं कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ। प्रारंभिक परिणाम के अनुसार रईसी ने 1 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए। चुनावी दौड़ में एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार अब्दुल नासिर हेमाती बहुत पीछे रह गए। बहरहाल खामेनेई ने रईसी के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी को अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद न्यायपालिका प्रमुख ने ये बड़ी जीत हासिल की। रईसी की उम्मीदवारी के कारण ईरान में मतदाता मतदान के प्रति उदासीन नजर आए और पूर्व कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद सहित कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया। और एक नजर आज की और कुछ खबर पर। अपनी माँ का प्यार और दुलार पाने के लिए बिलख रही ये मासूम इस बात से अनजान है कि जिस माँ के सीने से चिपकने के लिए वो आतुर है, वो माँ भी उसे अपने आगोश में छुपा लेने के लिए सालों से बेचैन है। लेकिन ईश्वर ने उसे ये मुराद सालों के इंतजार के बाद दिया है। इस मासूम को तो माँ की ममता के लिए महज कुछ दिनों का ही इंतजार करना पड़ा है। जी 3 महीना 6 दिन ये शॉर्ट वजह से PSC से आई। अच्छा PSC में जी। दरअसल इस मासूम को जन्म देने वाली मां ने बेटी होने की वजह से इस मासूम को अस्पताल के बाहर ही छोड़ दिया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सहरसा के दत्तक केंद्र में भिजवा दिया। 3 साल पहले मुंबई के निजी बैंक कर्मी इंगेस्टियस कोल्हो ने सहरसा स्थित
दत्तक केंद्र से बच्ची को गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। दरअसल इस दंपति ने शादी के 10 साल बाद भी कोई संतान नहीं होने के बाद ये बड़ा फैसला किया था और रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल से इन्हें इस बच्ची का इंतजार था। सरकार के संतान प्राप्ति के सभी मानकों को पूरा करने के बाद दत्तक केंद्र ने साक्षी के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। बेटी को गोद लेने के बाद दंपति का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मिसेस कोल्हो का कहना है कि साक्षी को अपनी बेटी के तौर पर पाकर इस पल की खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मिसेस कोल्हो ही नहीं, सहरसा के डीएम कौशल कुमार भी इस खास मौके पर अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। उनकी आंखों में खुशी की चमक ये बता रही है कि वे साक्षी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। बच्ची को उनके माता पिता के सौंपने से पहले उन्होंने मासूम साक्षी को अपनी गोद में खिलाया और फिर एक जिम्मेदार पिता की तरह उसके परिवार को सौंप दिया। आज जिले में जो एडॉप्शन किया गया है वो 3 माह की बच्ची थी साक्षी। ये हम लोग PSC 100 बाजार में मिली थी। जैसे 3 महीने से देखभाल दत्तक संस्थान में चल रहा था। आज बड़े खर्च का दिन है कि आज एक दंपति के द्वारा उन्हें गोद लिया गया है और वो मुंबई से आए हैं, HSBC बैंक में काम करते हैं और इसके लिए सभी दत्तक संस्थान के सभी कर्मी और सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हम बच्ची के और दोनों माता पिता जो भी हैं उन सभी के मंगलमय कामना करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। तो ये पल हर किसी के लिए खास था। कितना खास, यहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर उस खुशी को देखकर आप समझ सकते हैं। जो लोग बेटियों को बोझ समझकर उसे उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, उनके लिए भी ये पल एक संदेश की बेटियां बोझ नहीं होती, वो भी ऊंची उड़ान भरती हैं, बेटों से ज्यादा भरोसेमंद होती हैं और इसलिए इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बेटे नहीं बल्कि बेटियों को अपने गोद में समेटकर दुनिया भर की खुशियां बटोरने की ख्वाहिश रखते हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक सहरसा स्थित दत्तक केंद्र से 50 बच्चों को लोगों ने अडॉप्ट किया है, जिसमें 9 बच्चों को विदेश के दंपति ने गोद लिया था। 41 बच्चों को देश के अन्य राज्यों के लोगों ने गोद लिया है। अगर आप भी निसंतान हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिल्ली में बीना सिंह के साथ सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट।